फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव थियरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन्ड बाय क्रिश्चियन हाइगन्स, राइट। सो पहले तो वेव थियरी क्या है। सो अ ल्यूमिनस बॉडी इज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड द डिस्टर्बेंस इज प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड एनर्जी इन द डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। मान लो कि हमारे पास एक बल्ब है जो कि एक लाइट का सोर्स है, उनको हम लोग ल्यूमिनस बॉडी बोलेंगे। तो जब ये लाइट का सोर्स लाइट को ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड करेगा, लाइट को प्रोपेगेट करेगा, तो वो वेव और एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो वेव और एनर्जी के फॉर्म में वो सारी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी वजह से लाइट हर जगह पूरे एरिया में एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो अब एक कॉन्सेप्ट है वेव फ्रंट और रे के बीच। सो वेव फ्रंट एक सरफेस है कि जहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, वो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे सेम फेज में। सेम फेज मतलब कि सेम एम्पलीट्यूड और सेम टाइम पे वो डिस्प्लेस होंगे। तो वो हमारा वेव फ्रंट होगा। और कोई भी लाइन अगर वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है और उसकी जो डायरेक्शन है वो रे की डायरेक्शन में है, तो दैट एनर्जी प्रोपेगेट्स, वो एनर्जी आगे बढ़ेगी, राइट। नाउ व्हाट आर डिफरेंट वेव फ्रंट्स। अब वेव फ्रंट्स के अलग अलग टाइप्स देखेंगे। तो पहला है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में जो भी रेज है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे और रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो ये जो प्लेन वेव फ्रंट है वो फार डिस्टेंस से प्रोड्यूस होंगे, बहुत ही दूर से प्रोड्यूस होने वाले, दूर से प्रोड्यूस होंगे, इसीलिए वो सारे रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगे। देन सेकेंड इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट एक पॉइंट सोर्स से निकलने वाला वेव फ्रंट है। तो पॉइंट सोर्स में जो भी लाइट्स होगी, मान लो कि ये हमारा पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से लाइट जो है, राइट, यहाँ पर भी एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से लाइट डिस्ट्रीब्यूट होंगी, स्प्रेड होंगी। तो वहाँ पर जो वेव फ्रंट्स मिलेंगे, दीज आर अवर वेव फ्रंट्स फॉर स्फेरिकल। और यहाँ पर जो वेव फ्रंट्स है वो प्लेन मिले हमें, क्योंकि जो लाइट रेज है वो एक दूसरे से पैरेलल है। बट स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सोर्स में हमें वेव फ्रंट्स जो मिलने वाले हैं वो पैरेलल नहीं होंगे, एक दूसरे से स्फेरिकल होंगे। अब यहाँ पर एक डाइवर्जिंग वेव फ्रंट भी है। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट में सारी लाइट्स एक जगह पर आके इंटरसेक्ट होगी, राइट। तो उसको हम लोग डाइवर्जिंग बोलेंगे। तो डाइवर्जिंग एंड कॉन्वर्जिंग दो टाइप्स है। तो कॉन्वर्जिंग में सारी लाइट इंटरसेक्ट होगी, एक पॉइंट पे आती है, और डाइवर्जिंग में सारी लाइट स्प्रेड होंगी, राइट, एक पॉइंट से वो बाहर निकलेगी और कॉन्वर्जिंग में एक पॉइंट पर आके रुकेगी। नाउ ह्यूगन्स प्रिंसिपल ऑफ वेव फ्रंट। तो पहला प्रिंसिपल है लाइट इज प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। एक तो लाइट तो वेव फॉर्म में प्रोपेगेट होगी। Each portion of wavefront move perpendicular to itself and at the speed of light। तो सारे वेवफ्रंट आपने देखा कि मान लो कि पहले प्लेन वेवफ्रंट की बात करें, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसका रे, जैसे कि ये वाला। और यहाँ पर भी वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर wavefront move perpendicular to itself at the speed of light in a medium set of straight lines which are perpendicular to the wavefronts are called rays of light along which energy propagates। जो भी straight lines हमें मिल रही है लाइट्स की, वो हमारे रेज है जो कि एनर्जी के फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। Every point on a wavefront can be regarded as the origin of secondary wavefront। तो हर एक पॉइंट, हर एक, मान लो कि ये वेव फ्रंट है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेव फ्रंट फॉर्म्स हो रहे हैं
और सभी वेव फ्रंट एक लाइट का सोर्स ही है, उस सोर्स को हम लोग सेकेंडरी सोर्स बोलेंगे। और प्राइमरी सोर्स इट कम्स फ्रॉम दैट सोर्स, मेन सोर्स इटसेल्फ, जो भी बल्ब है, जो भी ल्यूमिनस बॉडी है वो। अब वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट कैसे करें? तो अगर हमें पहले वाला वेव फ्रंट मालूम है तो दूसरा, उसके पीछे वाला वेव फ्रंट कैसे फॉर्म किया जाए वो अभी समझेंगे। तो कंसीडर ऑफ पॉइंट्स ऑन द गिवन वेव फ्रंट, ड्रॉ नंबर ऑफ स्फीयर्स रेडियस ct with these points as centers, draw envelope to these spheres, the envelope will give you front after the time t। तो मान लो कि मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट मतलब कि स्ट्रेट लाइन होगी उसकी, राइट। तो स्ट्रेट लाइन में हमें यहाँ पर उसको सेंटर एज्यूम करके सारे स्फीयर्स ड्रॉ कर लेने हैं। सारे स्फीयर अगर आप ड्रॉ कर लोगे, फिर वो जो भी स्फीयर्स है उनको एक एंड पे टच करके जो भी लाइन निकल रही है वो हमारा न्यू वेव फ्रंट होगा। सिमिलरली अगर मेरा वेव फ्रंट सर्क्यूलर है, स्फेरिकल है, तो भी मुझे उस स्फेरिकल लाइंस को सेंटर बनाते बनाते स्फीयर्स ड्रॉ करने हैं, और फिर जो भी स्फीयर्स की सरफेसेस होंगी वो सरफेसेस हमारी न्यू वेव फ्रंट होगी। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट से न्यू वेव फ्रंट बनाया, प्लेन वेव फ्रंट से भी हमने न्यू वेव फ्रंट बनाया। सो हियर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो यहाँ पर लाइन इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर लाइन इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, फिर उसके वेव फ्रंट्स बने हैं। यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन लाइट के वेव फ्रंट्स बनेंगे जो कि रेज के परपेंडिकुलर होंगे। तो एफ एफ डैश, दीज आर वेव फ्रंट्स, हियर इट इज रिटन एफ एंड एफ डैश। तो ये वेव फ्रंट्स है जो कि पैरेलल लाइन से जो भी वेव फ्रंट्स बनेंगे वो एक दूसरे से भी पैरेलल है। देन PO is incident ray, here it is OQ reflected ray, here it is I angle of incidence, here it is R angle of reflection, here it is, right? So now total time taken by F to move to F dash along the ray POQ is T is equal to टाइम टोटल फाइंड किया है, तो पहला टाइम तो PO लगाएगा, दूसरा टाइम OQ लगाएगा, तो PO अपॉन V, OQ अपॉन V टोटल टाइम फाइंड कर पाएंगे इससे। और V जो है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी मीडियम, जो भी हमारे पास मीडियम में हम जो भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस मीडियम का वेलोसिटी ऑफ लाइट। नाउ फ्रॉम दिस फिगर PO इज इक्वल टू OA साइन आई। अगर आप साइन आई की फॉर्मूले देखोगे तो वो हो जाएगा PO इज इक्वल टू OA साइन आई। वैसे ही OQ इज इक्वल टू OB साइन आर होगा, तो AB माइनस OA इंटू साइन आर। तो यहाँ पर ये जो OQ है, दैट OQ इज AB मीन्स दिस वन माइनस AO दिस वन। सो वो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर OB की। सो अब T की वैल्यू यहाँ पर रखें, तो T की वैल्यू पहली PO अपॉन V वाली, तो OA अपॉन साइन OA इंटू साइन आई अपॉन V। देन OQ वाली तो AB साइन R अपॉन V माइनस OA साइन R अपॉन V। ये जो टर्म है ना उसको हमने डिवाइड करके फिर लिखा है, तो इसीलिए थर्ड टर्म भी आया। तो यहाँ पर AB साइन R अपॉन V एज इट इज। अब ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों में OA कॉमन है, तो OA कॉमन साइन आई माइनस साइन आर अपॉन V। सो ये टाइम फाइंड करने की फॉर्मूला हो गई। अब टाइम शुड बी सेम फॉर ऑल रेज, एक ही होगा टाइम क्योंकि एक ही मीडियम है और लाइट की स्पीड तो एक ही रहेगी। सो साइन आई माइनस साइन आर इज इक्वल टू 0।
तो ये जो साइन डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, क्योंकि साइन आई इज इक्वल टू आर एज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने आगे भी पढ़ा था। तो ये सेम होगा, तो ये भी सेम होगा, तो वो जीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो टर्म अभी बचा वो सिर्फ यही होगा, टी इज इक्वल टू ए बी साइन आर अपॉन वी। तो फर्स्ट टर्म सिर्फ बचेगा यहाँ पर, ये टर्म कैंसल्ड हो गया, राइट। नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी। अभी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पर डिराइव करेंगे वेव थियरी से। तो एफ डैश वेव फ्रंट्स है, पी ओ क्यू इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, आई आर इंसिडेंट रिफ्लेक्शन एंगल, राइट। तो अगेन टाइम टेकन to complete this journey, that from PO to OQ. So this is PO and this is OQ, right? So velocity V1 velocity of light in first medium and V2 is velocity of light in second medium. So OA sin I, again यहाँ पर हम लोग आगे वाली इक्वेशन ही यूज कर रहे हैं क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। तो OA sin I अपॉन V1, AB यहाँ पर जो AB है, AB माइनस OA साइन आर अपॉन V2, तो ये फॉर्मूला होगी, राइट। तो ए बी साइन आर अपॉन V1 प्लस OA साइन आई अपॉन V1 माइनस साइन आर अपॉन V1, राइट। सो द टाइम शुड बी द सेम फॉर ऑल द रेज। तो कंडीशन फॉर दिस, तो कंडीशन होगी दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। क्योंकि पहले तो यहाँ पर V1 और V2, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। दोनों में अभी C से अगर C अपॉन V2 ये भी लिख सकते हैं हम लोग, C अपॉन V2 अपॉन C अपॉन V1, मतलब C से मल्टीप्लिकेशन, C से डिवीजन, एंड देन C अपॉन V2 इज N2 एंड C अपॉन V1 इज N1, so that is N21, that is Snell's law of reflection। तो यहाँ पर हमने ये जो स्नेल्स लॉ है उसको डिराइव किया। तो स्नेल्स लॉ को अगर डिराइव करेंगे सेम कॉन्सेप्ट से, तो हमें यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो मिलेगा। नाउ एक्सप्लेन कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। तो टू लाइट सोर्सेज विच emit light waves having same frequency, amplitude and zero constant phase difference. So it's for example young double slit. So light coming from two parallel and closed slits on an opaque screen illuminated by a narrow slit which is brightened by a light source. So light जो दो parallel closed slit से आ रही है, तो उसके कारण जो भी स्क्रीन पे हमें जो भी कंस्ट्रक्शन मिलेगा वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से मिला। देन अ लाइट सोर्स एंड इट्स मिरर इमेज, सो दैट इज कॉल्ड लॉइज मिरर। नाउ इंटरफेरेंस, द इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ रीजन ऑफ स्पेस बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर आइडेंटिकल वेव्स। तो जब कभी भी एक ही पॉइंट पे दो और दो से ज्यादा आइडेंटिकल वेव्स का सुपरपोजिशन इंटरसेक्शन होगा, उस फिनोमिनन को हम लोग इंटरफेरेंस बोलेंगे। अब इंटरफेरेंस के भी दो टाइप्स है, पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहला कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड और ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स आफ्टर सुपरपोजिशन इज मैक्सिमम। तो जब कभी भी एक ही पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट जो एम्पलीट्यूड है दोनों आइडेंटिकल वेव्स के टकराने से एक पॉइंट पे हमें जो सुपरपोजिशन मिले, डिस्प्लेसमेंट मिले, अगर वो मैक्सिमम होगा तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ए प्लस ए और इंटेंसिटी होगी 2a होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स इट इज कॉल्ड आइडेंटिकल वेव्स। अगर दो मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करें मतलब कि वहां पर
फ्रीक्वेंसी सेम होगी, इसीलिए उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। देन डिस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव में दो आइडेंटिकल वेव्स होंगी बट सुपरपोजिशन जीरो होगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ए माइनस ए, तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव में कुछ भी इंटेंसिटी मिलने वाला नहीं है और यहाँ पर मैक्सिमम मिल रहा था, राइट। सो इंटरफियरेंस पैटर्न alternative maximum intensity and minimum intensity. So now sustained interference, write the condition for it. So interference pattern in which the positions of maximum and minimum intensity do not change with time. So interference pattern में पोजीशन, मैक्सिमम की पोजीशन और मिनिमम की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होने वाली। तो उसकी कंडीशंस है, पहले तो जो लाइट का सोर्स है वो कोहेरेंट होना चाहिए। अब कोहेरेंट मतलब कि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता होना चाहिए। जो सोर्स है वो एकदम नैरो और एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक होने चाहिए, मतलब कि सोर्स एक बीम प्रोड्यूस कर देना चाहिए, एकदम नैरो बीम, फोकस्ड बीम होना चाहिए। लाइट कंटिन्यूसली एमिट होनी चाहिए। एंड फोर्थ वन, जो भी लार्ज डिस्टेंस है, मतलब कि जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा लार्ज डिस्टेंस पे रखना है कोहेरेंट सोर्स से, तो सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। नाउ कुछ कंडीशंस है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा। तो पहला है फेज डिफरेंस, दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो होगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, जहां पर n इंटीजर्स है जीरो के बाद। देन पाथ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स डेल्टा इज इक्वल टू n लेमडा होना चाहिए, जहां पर n अगेन इंटीजर है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए यहाँ पर सिर्फ थीटा में 2n+1 पाई और पाथ डिफरेंस में 2n+1 लेमडा बाई 2, जहां पर n इंटीजर है। तो सिंपल यही उसके कंडीशंस है। अगर थीटा इतना होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, थीटा इतना होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा। नाउ पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशन। सो मान लो फेज डिफरेंस है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, तो लेमडा डेल्टा पाथ डिफरेंस है, राइट। तो यूनिट वेवलेंथ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। तो थीटा फेज डिफरेंस, राइट। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस अभी उसकी फॉर्मूला है, एंड दैट इज फेज डिफरेंस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। तो ये उसकी फॉर्मूला हुई, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू डेल्टा, जिसमें थीटा है फेज डिफरेंस, डेल्टा है पाथ डिफरेंस, राइट। यहाँ पर ये एक वेव्स हमें यहाँ पर दी है, तो उन दोनों वेव्स में ये फर्स्ट जो है ना उसके ऑसिलेशंस और इसके ऑसिलेशंस में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर पाई यहाँ पर पाई, तो टोटल 2 पाई जितना डिफरेंस हुआ दोनों के फेज में। सो टोटल है 2 पाई, तो डेल्टा इज इक्वल टू लेमडा होगा, तब 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। क्योंकि अब जब कभी भी यहाँ पर 2 पाई थीटा की जगह पे रखोगे तो क्या होगा, 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा, तो 2 पाई कैंसल, सो दैट्स वाई लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा। नाउ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट ड्यू टू डबल स्लिट। तो डबल स्लिट की वजह से जो भी इंटेंसिटी का वेरिएशन मिल रहा है वो, तो intensity of light due to double slit is in between 0 and 4 times of the maximum, means 4 times it is maximum and 0 it is minimum. So the contribution of single slit, first capital A amplitude of light wave, so double slit I is
directly proportional to a square plus a square means 2a square. For constructive a plus a, so I proportional to 4a square, हमने आगे भी देखा था. डिस्ट्रक्टिव के लिए I 0 होता है और यहाँ पर a माइनस a. तो एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी फाइंड करना चाहें तो 4a स्क्वायर प्लस 0/2, तो एवरेज होगा 2a स्क्वायर. So interference is the redistribution of energy keeping total energy is constant. So here energy is conserved, क्योंकि अभी हमें जो टोटल एनर्जी फिक्स्ड मिलने वाली है वो 2a स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर हाफ ऑफ दैट वैल्यू ही मिलने वाली है. सो दैट इज कांस्टेंट. सो इसीलिए एनर्जी यहाँ पर कंजर्व्ड हो रही है. तो यहाँ पर एक तो मैक्सिमम मिल रहा है. मैक्सिमम किस वजह से मिल रहा है? कंस्ट्रक्टिव की वजह से. फिर मिनिमम डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, राइट. और सेंट्रल ब्राइट है वो यहाँ पर एग्जैक्टली बीच में मिलेगी. नाउ रिलेशन बिटवीन width of slit and intensity of light. So width of slit W and I. So I proportional to W. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जितना विड्थ ज़्यादा होगा उतनी ही इंटेंसिटी ज़्यादा होगी लाइट की. अब एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स आर फ्रॉम टू स्लिट्स आर इन द रेशियो 2:1. तो उसकी विड्थ का रेशियो क्या होगा? सो यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिया है, विड्थ का रेशियो फाइंड करना है. सो इंटेंसिटी का रेशियो मतलब कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का रेशियो मतलब कि विड्थ का रेशियो. तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड तो यहाँ पर गिवन है, सो 4/1 आएगा. सो विड्थ का रेशियो होगा 4:1. नाउ पाथ डिफरेंस और बैंड विड्थ का यहाँ पर रिलेशन देखेंगे. तो पहले तो हमारे पास दो स्लिट्स है, डबल स्लिट, राइट. दोनों स्लिट में से अलग अलग लाइट्स P पे इंटरसेक्ट होगी, सुपरपोजिशन होगा. S is the narrow slit arranged on the perpendicular bisector of S1 and S2. वो एग्जैक्टली यहाँ पर मिड पॉइंट पे है. S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस D, राइट. D is the distance between these slits and screen. ये रहा. P is the point on the screen and OP is the X distance, कि वो सेंट्रल पॉइंट से कितना दूर है, तो ये रहा X. Now path difference between two rays proceeding from S1 and S2 on arriving at the point P is, so delta is equal to S2P minus S1P is equal to S2N. तो S2P कहाँ गया? S2P ये रहा, S1P ये रहा. तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें मिलेगा और वो डिफरेंस है इतना ही, S2P. बाकी यहाँ से तो दोनों रेज सेम डिस्टेंस पे है, तो S2P जितना डिफरेंस है इसीलिए मैंने यहाँ पर S2N लिखा. सो दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू रेज. अब अगर इस ट्रायंगल में साइन थीटा को अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज D. देन ट्रायंगल OO' में साइन थीटा को अप्लाई करेंगे, सो OO' में ये रहा दिस वन. तो साइन थीटा ऑपोजिट X अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि ये वाला, तो वो यहाँ पर OP है, राइट. OP लिखा है मतलब कि ये वाला, बट इट इज नियरली इक्वल टू OO'. तो जो OO' है वो लगभग सेम होगा ये वाला. So that is OO'. So that OO' is nothing but capital D. So sin theta is equal to X by capital D होगा. Now दोनों sin थीटा को अगर कंपेयर कर दे तो राइट हैंड साइड सेम होगी, तो S2N अपॉन D इज इक्वल टू X बाई कैपिटल D. S2N हमारा पाथ डिफरेंस है तो उसकी जगह पे डेल्टा लिखेंगे. डेल्टा अपॉन D इज इक्वल टू X अपॉन कैपिटल D. सो डेल्टा इज इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D लिख सकते हैं. तो यही हमारे पाथ डिफरेंस की फॉर्मूला है.
नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमड़ा, ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव के लिए जहाँ पर एन की अलग अलग इंटीजर वैल्यूज होगी। तो जब एन ज़ीरो है तब डेल्टा भी ज़ीरो है। तो यहाँ पर ओ डैश फॉर्म सेंट्रल ब्राइट बैंड। जो भी हमें स्ट्रेट लाइन पे, जब सोर्स है तो सोर्स के ही स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट पे हमें इंटरफेरेंस मिलेगा दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर n इज इक्वल टू वन पे तो यहाँ पर वन लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वन डी अपॉन डी इज इक्वल टू ओनली लैम्बडा। सो एक्स वन इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी। सो दैट इज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। फिर सेकेंड के लिए तो यहाँ पर टू लैम्बडा आ जाएगा, यहाँ पर एक्स टू आ जाएगा, राइट। तो एक्स टू सब्जेक्ट तो फॉर्मूला होगी टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। वो डिस्टेंस ऑफ सेकेंड बीबी टू सेंट्रल बीबी। तो सारे डिस्टेंस यहाँ पर सेंट्रल से ही होंगे, जो भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो सेंट्रल से ही डिस्टेंस होगा। थर्ड के लिए ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ थर्ड बीबी फ्रॉम सेंट्रल, राइट, ब्राइट बैंड। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट, टू एडजेसेंट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस तो बीटा इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, सिंपल। तो एक्स टू माइनस एक्स वन अगर करेंगे तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, थ्री माइनस टू करेंगे या फिर टू माइनस वन करेंगे। तो आंसर तो एक ही मिलेगा, लैम्बडा डी बाई डी, एंड दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ, राइट। अब बात करेंगे सब कुछ डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव की ये फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्बडा बाई टू। अब एन की अलग अलग यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो पहली वैल्यू मिलेगी मुझे लैम्बडा बाई टू। तो एक्स वन को सब्जेक्ट बनाओ तो एक्स वन मिलेगा लैम्बडा डी बाई टू डी। और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस वो सेंट्रल, यहाँ पर सेंट्रल पे मिलने वाला है। देन एन इज इक्वल टू वन तो यहाँ पर थ्री बाई टू आ जाएगा। तो एक्स टू सब्जेक्ट तो एक्स टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू लैम्बडा डी बाई डी, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस फ्रॉम सेंट्रल। Here third distance means distance of third destructive interference from central, right? So distance between now two dark bands, तो वहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी सिंपल हमें क्या करना है कि या फिर तुम फाइव माइनस दिस वन करोगे या फिर एक्स टू माइनस एक्स वन करोगे, राइट। थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू कितना होगा, टू बाई टू, तो वो कैंसिल हो गया। तो अगेन सेम वैल्यू वी विल गेट लैम्बडा डी बाई डी। अगर आप फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई टू करोगे तो फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई टू अगेन टू बाई टू, तो यहाँ पर लैम्बडा डी बाई डी मिलेगा। नाउ कैलकुलेट विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क बैंड ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो यहाँ पर अभी हम लोग विड्थ फाइंड कर रहे हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड की। सेंट्रली जो बैंड की जो विड्थ मिल रही है उसका विड्थ फाइंड करना है। सो बीटा इज इक्वल टू वन बाई टू लैम्बडा डी बाई डी प्लस वन बाई टू लैम्बडा डी बाई डी। अब ये डिस्टेंस कौन सा है, तो ये डिस्टेंस है आप सेंट्रल से पर्टिकुलर फर्स्ट डार्क फ्रिंज का जो डिस्टेंस फाइंड करोगे वो, और दूसरी साइड पे वही चीज़ अगर फाइंड करोगे तो दोनों का सम करना पड़ेगा, दोनों का सम होगा लैम्बडा डी बाई डी। नाउ when we immerse young double slit apparatus in light of refractive index n, तो तब फ्रिंजेस में क्या चेंजेस आएंगे। तो एयर में तो वो सारी फॉर्मूलाज मिल रही थी सिंपल, बट जब लिक्विड होगा तब सिर्फ वेवलेंथ चेंज होगी। तो यहाँ पर लैम्बडा डैश डी बाई डी लिखना है। सो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डैश इज इक्वल टू सी अपॉन वी। व्हाट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट in air, and v is speed of light in that medium, in that liquid, and that is equal to n upon n air। अब ये जो n है वो कहाँ से आया, तो वो n है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n air मतलब कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि v is inversely proportional to 1 upon n, right? So lambda 1 upon lambda 2 is equal to v1 upon v2 is equal to n2 upon n1।
सो लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा बाई एन सिंस एन एयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एयर के लिए तो 1 हो जाता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ पर मीडियम है तो वो 1 नहीं होने वाला, उसकी कुछ फिक्स वैल्यू होगी। तो लेमडा डैश फाइंड करने के लिए वेवलेंथ होगी एयर की अपॉन दैट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर अब वैल्यूज थोड़ी चेंज होगी, लेमडा डैश की जगह पर आएगा लेमडा बाई एन, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। तो बी डैश इज इक्वल टू लेमडा बाई एन डी अपॉन स्मॉल डी। सो दैट मीन्स बी डैश इज इक्वल टू बी बाई एन। तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे बीटा भी बढ़ेगा, मतलब कि जो हमें यहाँ पर जो फ्रिंज मिल रही है उसकी विड्थ भी डिक्रीज होती जाएगी। तो एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज ऑफ द मीडियम, फ्रिंज विड्थ विल बी डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर एक सम दिया है, राइट। उस सम में स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी दिया है, दिस इज कैपिटल डी। द डिस्टेंस बिटवीन CBB एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज गिवन 1.8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। सो सिंपल फॉर्मूला है, फोर्थ की डिस्टेंस है तो मल्टीप्लिकेशन में फोर्थ आएगा। यहाँ पर ब्राइट बैंड है तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फोर्थ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर लेमडा फाइंड हो जाएगा। नाउ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑपेक ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। जब कभी भी लाइट कोई ऑब्स्टेकल से बेंट होगा उसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलेंगे। सो नाउ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ नैरो स्लिट। तो अब हमारे पास एक ए बी है जो कि नैरो विड्थ स्लिट है। थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पी पॉइंट ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओ। तो यहाँ पर हमें सारे लाइट्स का इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो वो जो पॉइंट है वो सेंट्रल से एक्स जितना डिस्टेंस है उसका। पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज, सो पाथ डिफरेंस अभी फाइंड करेंगे। सो पाथ डिफरेंस है डेल्टा इज इक्वल टू बी पी माइनस ए पी, तो बचा ये मतलब कि बी एन। अब बी एन को एज अ साइन थीटा से फाइंड करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन दिस वन, मतलब कि दिस वन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का जो डिस्टेंस लिया है वो स्मॉल है। सो इसीलिए बी एन की जो फॉर्मूला होगी बी एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू ए थीटा। So theta, what is theta? Theta is equal to x by d. X by d means this upon this one. So from this triangle, right? So x by d. So theta is small. So condition for diffraction, now a theta is equal to n lambda. So theta subject, so n lambda by a, और जहाँ पर n इंटीजर्स है, सो जब n इज इक्वल टू मैं 0 लूँगा तब क्या होगा? सो n इज इक्वल टू 0, थीटा 0 होगा जाएगा। तो सारी रेज ए बी को ओ पर, मतलब जो भी रेज ए बी से आ रही है वो ओ पर इंटरसेक्ट होगी और ओ को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम। फिर पॉइंट पी बिकम्स डार्क, पाथ डिफरेंस, सो थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन लेमड़ा। सो यहाँ पर क्यू की जगह पर ए है, सो ए थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन लेमड़ा। सो एन लेमड़ा बाई ए होगा। सो n इज इक्वल टू 1 2 3 ऑल द इंटीजर्स। तो 1 2 3 रखने के बाद जो भी हमें थीटाज अलग अलग मिलेंगे वहां पर हमें मिनिमाज मिलने वाला है दोनों साइड पे, ऊपर की तरफ भी उसी डिस्टेंस पे और नीचे की तरफ भी उसी डिस्टेंस पे हमें मिनिमाज मिलने वाला है, राइट। नाउ लेस इंटेंस मैक्सिमम, तो तब यहाँ पर ए थीटा होगा 2n प्लस 1 लेमड़ा बाई 2। थीटा सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये फॉर्मूला होगी। सो जब n इज इक्वल टू इंटीजर्स रखेंगे तो अब डिस्टेंसेस अलग अलग होंगे, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सेम डिस्टेंस पे हमें ये डिस्टेंस पे हमें सेकेंडरी मैक्सिमम देखने को मिलेगा, उसको हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमम बोलेंगे।
और यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगा, मतलब कि जो सेकेंडरी मैक्सिमम होगा वो दो मिनीमास के बीच होगा। हमने मिनीमास फाइंड किया था, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड ये सारे जो है वो मिनीमास है, राइट। नाउ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। तो वेरिएशन क्या होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे तो ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सारी लाइट इकट्ठी हो रही है। बट जैसे जैसे फिर डिस्टेंस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यहाँ पर भी, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। सो एज एन इंक्रीजेस इंटेंसिटी डिक्रीजेस। नाउ कैलकुलेट द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमम। तो मिनिमम के लिए मैं डिफ्रैक्शन की विड्थ फाइंड करूंगा। सो यहाँ पर पहला है nth मिनिमम। सो फॉर्मूला होगी ए थीटा एन एक्स एन ए अपॉन डी, सो दैट इज एन लेमडा, राइट। तो एक्स एन को सब्जेक्ट बनाए तो फॉर्मूला होगी एन लेमडा डी अपॉन ए। सो डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये उसकी फॉर्मूला होगी डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमम फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ डिस्टेंस ऑफ n प्लस वंथ मिनिमम, so n plus 1th minimum, so x n plus 1 is equal to n plus 1 lambda d by d, तो n plus 1 के अकॉर्डिंग। नाउ n और n plus 1 दोनों के लिए फाइंड किया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो विड्थ ऑफ मिनिमम एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन बीटा, तो सिंपल वैल्यूज तो यहाँ पर एन एन वाली कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक है एन लेमडा बाई डी अपॉन ए। ये मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो इसके लिए है, तो एक एन चला जाएगा प्लस एक से मल्टीप्लाई होगा मतलब लेमडा डी बाई ए होगा, राइट। और फिर ये वाला मतलब कि माइनस एक्स एन है यहाँ पर, तो एन लेमडा डी अपॉन ए, तो ये कैंसल्ड आउट, सो वी आर लेफ्ट विद दिस वन, सो लेमडा डी बाई ए। तो ये हमारे मिनिमम की विड्थ है लेमडा डी बाई ए। नाउ कैलकुलेट द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन, राइट। तो फॉर nth के लिए यहाँ पर ए थीटा एन, सो एक्स एन ए अपॉन डी, सो दैट इज 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू लेमडा, तो वो हो जाएगा एक्स एन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्स एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू लेमडा डी अपॉन ए। सो डिस्टेंस ऑफ nth, राइट, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हम फाइंड कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस फाइंड किया वो सेकेंडरी मैक्सिमम टू सेंट्रल मैक्सिमम है। सो डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमम फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। अब डिस्टेंस ऑफ n माइनस वन द मिनिमम, सो एक्स एन माइनस वन, तो जहाँ पर 2n था वहाँ पर n माइनस वन लिखना पड़ेगा प्लस वन लेमडा डी बाई टू इंटू ए। सो अब फॉर्मूला होगी एक्स बीटा इज इक्वल टू, मतलब के विड्थ ऑफ जो यहाँ पर सेकेंड मैक्सिमम है, तो विड्थ ऑफ सेकेंड मैक्सिमम बीटा इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन, तो एक्स एन मतलब के 2n लेमडा डी अपॉन 2a, राइट, प्लस लेमडा डी अपॉन 2a, राइट। देन दिस शुड बी मल्टीप्लाई इनसाइड, मतलब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस टू प्लस वन, तो वहाँ पर फॉर्मूला में नेगेटिव है तो माइनस 2n, राइट, पहली 2n आएगी, 2n लेमडा डी अपॉन 2a। फिर आगे माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस, सो प्लस, देन होगा यहाँ पर लेमडा डी अपॉन 2a।
तो ये पूरी कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, बट इन दोनों का भी समेशन करना है। सो समेशन करेंगे तो यहाँ पर हाफ हाफ है, हाफ हाफ बन जाएगा फुल, सो फुल होगा लेमडा डी अपॉन ए। सो इसीलिए जो सेकेंड मैक्सिमा का विड्थ मिला यहाँ पर वो लेमडा डी अपॉन ए मिला, राइट। नाउ कैलकुलेट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ तो क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, उसकी विड्थ क्या है, तो वो एक डिस्टेंस है फर्स्ट मिनिमम से सेंट्रल मैक्सिमम तक का डिस्टेंस। तो फर्स्ट मिनिमम से आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, राइट। कोई भी फर्स्ट मिनिमम ले सकते हो आप, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, बट कोई भी एक लेके सेंट्रल मैक्सिमम तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बीटा डैश इज इक्वल टू 2x1, जहाँ पर x1 क्या है, तो ये हमने फाइंड किया था लेमडा डी अपॉन ए, उसको रखे इस इक्वेशन में। सो बीटा डैश मिला 2 इंटू लेमडा डी बाई ए, दैट इज नथिंग बट बीटा, सो 2 इंटू बीटा, so that is width of central maximum. Now condition for complete polarization of reflected ray, and so condition for complete polarization of reflected ray is angle between reflected and refracted ray is 90. So that is the condition for complete polarization. Now Brewster's law, so Brewster ने एक लॉ दिया था, so tan of angle of incident corresponding to complete polarization is equal to refractive index of the medium. सिंपल है, उसने बोला था कि जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना होगा, तो वो होगा टेंजेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल एट विच इंसिडेंट रे एंड देन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड शुड बी 90 डिग्री। सो यहाँ पर पूरे कंडीशन का अगर डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो ये इंसिडेंट रे होगा, उसका रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। तो यहाँ पर IP प्लस 90, IP प्लस 90 डिग्री प्लस R, तो ये लाइन का पूरा एंगल होगा 180 डिग्री, राइट। IP प्लस 90 प्लस R, सो देन यहाँ पर 90 डिग्री राइट हैंड साइड, सो 180 माइनस 90, सो 90 डिग्री इटसेल्फ। सो ये फॉर्मूला हो गई, यहाँ पर मैं लिखूंगा IP प्लस R इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड जाने के लिए 180 माइनस 90, 90 बचेगा, सो 90। सो अब मैं R को सब्जेक्ट बनाऊँ तो मुझे ये फॉर्मूला वापस मिल जाएगी, सो R इज इक्वल टू 90 माइनस IP। नाउ सिंपल अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो NWA इज इक्वल टू साइन IP अपॉन साइन R, तो ये साइन IP अपॉन साइन R, तो साइन IP अपॉन साइन R, R इज 90 माइनस IP, सो साइन 90 माइनस IP दैट इज कॉस, फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन IP अपॉन कॉस IP, सो दैट इज NWA, साइन अपॉन कॉस टेन IP। सो इसी वजह से ये फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रही है एंड दैट इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ, N इज इक्वल टू 10 IP। नाउ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, सो ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन ट्रांसवर्स प्लेन, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एक तरीके से पोलराइजेशन मतलब कि सिंपल कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्लीट पोलराइजेशन हुआ। अनपोलराइज लाइट, तो E और B वाइब्रेट करेंगे कोई इंफिनिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू पोलराइजेशन एंगल IP, शो दैट RR एंड RR डैश आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसको शो करना है दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो पहले तो ब्रूस्टर्स लॉ लगाएंगे, N 10 IP साइन अपॉन कॉस होगा, cos IP is sin R because 90 minus IP, right, so that is R and function will be changed, so sin IP upon sin R. Now
cos ip is equal to sin r. So cos ip means sin 90 minus ip is equal to sin r. So here now sin function cancelled, so 90 minus ip is equal to r. So that means ip right hand side, so r plus ip is equal to 90 degree. So that's why angle between r and rr dash, that is 90. Now which property of light reveals light in transverse in wave nature polarization? तो transverse wave, then what is polaroid? राइट एग्जाम्पल्स. ओके, पोलरॉइड के एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखने हैं. तो एक तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिवील्स लाइट इन ट्रांसवर्स इन वेव नेचर, सो दैट इज सिंथेटिक सब्सटेंस इन विच द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूस टू हाफ. तो जब इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी उससे भी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ है, क्योंकि पोलराइजेशन में जो भी रिफ्रैक्शन होगा वहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होता है, तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है क्योंकि लाइट का डिवीजन हुआ है. नाउ पोलरॉइड के एग्जांपल्स है टूरमेलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म एंड सुगर सॉल्यूशन. क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास दैट इज 40 डिग्री, कैलकुलेट पोलराइजिंग एंगल. तो पोलराइजिंग एंगल को फाइंड करने के लिए फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प ली, मतलब कि n इज इक्वल टू 1/sin c, ये फॉर्मूला है. n इज इक्वल टू 10 IP ब्रूस्टर्स लॉ. अब यहाँ पर जो n है उसकी जगह पे अगर हम लोग लिखे 1/sin c और यहाँ पर 10 इनवर्स आ जाएगा तो IP मिल जाएगा. सो 10 इनवर्स ऑफ 1/sin 40, अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो लास्ट में मिलेगा 56. सो दैट इज इंसिडेंट एंगल. So that is critical angle of glass 40 degree. So that is polarizing angle. Now Doppler effect of light. डॉपलर, जैसे कि साउंड में भी डॉपलर इफेक्ट आता था कि भाई मान लो कि विंड की डायरेक्शन और साउंड की डायरेक्शन अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती थी. तो वैसे ही यहाँ पर लाइट पे डॉपलर इफेक्ट अप्लाई हो रही है. सो लाइट के कारण apparent frequency nu dash is equal to nu c minus v0 upon c minus vs. तो what is c? Velocity of light. What is vs? Speed of source. What is vo? Speed of observer. And nu, that is actual frequency of light, and nu dash is called apparent frequency of light, means new frequency of light. So this frequency is because of relative motion between source and observer. तो इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. तो यहाँ पर अलग अलग केस के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी चेंज होगा. जैसे कि पहला है सोर्स रेस्ट पे होगा. सोर्स रेस्ट पे मतलब कि ये तो जीरो हो गया. जीरो हो गया मतलब कि हाँ सोर्स रेस्ट पे, और ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द सोर्स. तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ. तो सोर्स की तरफ अब जब वो मूव करेगा तब हमें उसको नेगेटिव लेना है. सो न्यू जीरो माइनस न्यू जीरो. सो इसी वजह से न्यू डेस इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस हो जाएगा न्यू अपॉन सी. राइट. तो यहाँ पर सी था तो सी अपॉन सी 1 प्लस न्यू जीरो अपॉन सी. सो वहाँ पर वो इंक्रीज होगा. तो जैसे जैसे वो दूर जाएगा वैसे वैसे अपरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज होगी. सॉरी, ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द सोर्स. तो ऑब्जर्वर जितना पास जाएगा सोर्स की तरफ उतनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. देन यहाँ पर सेकंड केस है ऑब्जर्वर एट रेस्ट, मतलब कि न्यू जीरो तो जीरो हो गया. तो न्यू जीरो इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पर न्यू एस जीरो था. तो न्यू जीरो जीरो और सोर्स ऑब्जर्व की तरफ मूव कर रहा है मतलब कि न्यू एस. राइट. तो न्यू एस मूव हो रहा है, बट यहाँ पर जब कभी भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाए तो हमें उसको नेगेटिव लेना है. सो न्यू एस इज इक्वल टू माइनस न्यू एस. तो यहाँ पर न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस. अब
जो फॉर्मूला है वो थोड़ी सी चेंज हो गई कि क्या हुआ, सी अपॉन यहाँ पर सी प्लस न्यू एस आया। तो ये हमारी फॉर्मूला है न्यू एपरेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इसको थोड़ा चेंज करना है, सी अपॉन सी प्लस न्यू एस आएगा। नाउ देन source is at rest, so nu s is equal to 0, observer recedes from the source। तो ये completely उसका उल्टा ही इसके जैसा ही है, बट अब हमें क्या करना है कि जो न्यू ज़ीरो है उसको पॉजिटिव लेना है, तो न्यू ज़ीरो पॉजिटिव, तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला वी विल गेट दिस। तो अगर ये टर्म नेगेटिव ही रह गई तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो सही है। जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी क्योंकि दूर जा रहा है। एंड देन अगेन इसके ऑपोजिट ही है ये, इसके ऑपोजिट है ये वन। तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, मतलब कि वीओ ज़ीरो सोर्स रिसीड्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब कि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ रही है। सो नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर से डिक्रीज होगा, क्योंकि जब सोर्स दूर जाएगा ऑब्जर्वर से तो ऑब्जर्वर को कम फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगा। देन साउंड एंड ऑब्जर्वर अगर एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि न्यू ज़ीरो को हमें पॉजिटिव लेना है, और जो भी न्यू एस है, न्यू एस को यहाँ पर उसको भी हम लोग ओके सॉरी हियर न्यू ज़ीरो को नेगेटिव लेना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हियर, राइट। तो न्यू ज़ीरो नेगेटिव होगा, न्यू एस पॉजिटिव होगा, सो न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू नेगेटिव न्यू ज़ीरो, राइट, एंड न्यू एस इज इक्वल टू पॉजिटिव न्यू एस। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये तो नेगेटिव ही रह जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। सो तब क्या होगा, तब बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से हमें सुनाई देगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी वैसे भी ज़्यादा हो जाएगी, राइट।